तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइकल नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि एक तरह से एक रियल कैरेक्टर पर बेस है। जैसा कि आप सभी को टाइटल से ही पता चल गया होगा, माइकल जैक्सन के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आप इसे देख पाओगे। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, जो कि 2026 में धूम मचाने वाली है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माइकल एक 2026 में बनी अमेरिकी जीवनी परक फिल्म है जिसका निर्देशन एंटनी फुकुआ ने किया है और जॉन लोगन ने इसे लिखा है। ये अमेरिकी गायक माइकल जैक्सन के जीवन पर आधारित है। 1960 के दशक में जैक्सन 5 के साथ उनकी भागीदारी से लेकर 1980 के दशक के बैड टूर तक की कहानी शामिल है। फिल्म में जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जाफर जैक्सन ने निभाया है और उनके बचपन का किरदार जूलियानो क्रू वॉल्डी ने निभाया है। दोनों ने ही इस फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की है। सहायक कलाकारों में निया लॉन्ग, कैलिलिन ड्यूरेल जोन्स, लॉरा हैरियर, जेसिका सुला, माइक मायर्स, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का विकास नवंबर 2019 में शुरू हुआ, जब ये खबर आई कि निर्माता ग्राहम किंग ने जैक्सन पर फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए हैं और लोगन को इसकी पटकथा लिखने का काम सौंपा गया है। लायंसगेट फिल्म्स ने फरवरी 2022 में फिल्म की घोषणा की। जनवरी 2023 में फुकुआ को निर्देशक के रूप में घोषित किया गया और उसी महीने कास्टिंग शुरू हुई जब जाफर को चुना गया। जनवरी से अप्रैल 2024 तक आगे की कास्टिंग जारी रही। 2023 की सैग एफ्ट्रा हड़ताल के कारण हुई देरी के बाद जनवरी 2024 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और उसी वर्ष मई में समाप्त हुई। एक कानूनी समझौते में एक शर्त का पता चलने के बाद जैक्सन के खिलाफ 1993 के बाल यौन शोषण के आरोपों के संदर्भ हटा दिए गए। तीसरे भाग को संशोधित किया गया और जून 2025 में पुनः शूटिंग की गई। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक सहित स्टूडियो ने दृश्य प्रभाव प्रदान किए। माइकल का प्रीमियर 10 अप्रैल 2026 को बर्लिन में हुआ और 24 अप्रैल को अमेरिका में लायंसगेट और अन्य क्षेत्रों में यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा इसे रिलीज किया गया। इसने 165-175 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 31 मिलियन डॉलर की कमाई की, लेकिन आलोचकों से इसे आम तौर पर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। आलोचकों ने जाफर जैक्सन के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन कहानी को सरलीकृत बताकर उसकी आलोचना की। कथानक: 1966 में इस्पात श्रमिक जोसेफ जैक्सन ने अपने 5 बेटों को मिलाकर जैक्सन 5 नामक एक संगीत बैंड बनाया, जिसमें सबसे छोटा बेटा माइकल मुख्य गायक था। जोसेफ द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित कई महीनों के कठिन अभ्यास के बाद जैक्सन 5 ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया और अंततः मोटाउन के साथ अनुबंध कर लिया। उनके एल्बम चार्ट में शीर्ष पर रहे और पूरे अमेरिका में उनके संगीत कार्यक्रम हाउसफुल रहे, जिससे वे गैरी, इंडियाना से एंसिनो, कैलिफोर्निया में एक आलीशान बंगले में रहने लगे। मोटाउन के संस्थापक बैरी गोर्डी का मानना था कि माइकल में एक स्टार बनने की अपार क्षमता है। 1978 में माइकल ने अपने पहले एकल एल्बम ऑफ द वॉल के लिए एपिक रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंध किया, जिसके निर्माता क्विंसी जोन्स थे। एल्बम की सफलता के बावजूद जोसेफ माइकल को आगे बढ़ने से रोकते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके बच्चों की संपत्ति के लिए वही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जोसेफ के साथ एक बहस के बाद माइकल ने अपने अंगरक्षक और सबसे अच्छे दोस्त बिल ब्रे से सलाह ली और अपना अलग रास्ता बनाया। 1981 में उन्होंने जॉन ब्रांका को अपना वकील नियुक्त किया और उन्हें फैक्स के माध्यम से जोसेफ को बर्खास्त करने के लिए कहा। अपनी शक्ल सूरत को लेकर असुरक्षित महसूस करते हुए माइकल ने अपनी नाक छोटी करवाने के लिए राइनोप्लास्टी करवाई। बच्चों के अस्पतालों का दौरा करने के अलावा माइकल अपने अगले एल्बम के लिए नए विचारों पर प्रयोग कर रहे थे, जो 1982 में रिलीज होने वाला था। क्रिप्स ब्लड गैंग युद्ध पर एक समाचार रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने बीट इट की रचना की। माइकल और जोन्स को एल्बम का नाम रखने में कठिनाई हुई, लेकिन टीवी पर हॉरर फिल्में देखने के बाद माइकल ने थ्रिलर शीर्षक चुना। एल्बम की बिक्री के रिकॉर्ड टूटने पर माइकल और ब्रांका न्यूयॉर्क गए और सीबीएस रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष वॉल्टर येटनिकॉफ से एमटीवी पर माइकल के संगीत वीडियो दिखाने का अनुरोध किया। येटनिकॉफ द्वारा सीबीएस रिकॉर्ड्स के कैटलॉग को नेटवर्क से हटाने की धमकी के बाद
एमटीवी माइकल को प्रसारण समय देने के लिए सहमत हो गया। माइकल अपनी सफलता का आनंद ले रहे थे। तभी 1984 में जोसेफ की मुलाकात बॉक्सिंग प्रमोटर डॉन किंग से हुई, जिसमें उन्होंने जैक्सन्स के पुनर्मिलन दौरे के प्रस्ताव पर चर्चा की। किंग ने जोसेफ को पेप्सिको की स्पॉन्सरशिप का प्रस्ताव दिया, बशर्ते माइकल जैक्सन्स के साथ दौरा करें। पेप्सिको के विज्ञापन की शूटिंग के दौरान आतिशबाजी से निकली एक चिंगारी से माइकल के बालों में आग लग गई, जिससे उन्हें गंभीर रूप से जलने और तंत्रिका क्षति का सामना करना पड़ा। उन्होंने और ब्रांका ने पेप्सिको पर हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया और समझौते से मिली रकम उस उपचार केंद्र को दी गई जहां उनका इलाज हुआ था। माइकल के ठीक होने के बाद वो अपने भाई बहनों के साथ दौरे पर जाते हैं। डॉजर स्टेडियम में आखिरी शो के दौरान माइकल घोषणा करते हैं कि जैक्सन परिवार आखिरी बार एक साथ प्रस्तुति देगा और इस तरह जोसेफ से अपने संबंध तोड़ लेते हैं। माइकल 1988 में बैड टूर के दौरान वेम्बली स्टेडियम में भी प्रस्तुति देते हैं। ढालना जाफर जैक्सन माइकल जैक्सन के रूप में, युवा माइकल के रूप में जूलियानो क्रूवॉल्डी कोलमैन डोमिंगो ने माइकल के पिता जोसेफ जैक्सन की भूमिका निभाई है। निया लॉन्ग ने माइकल की मां कैथरीन स्क्रूज जैक्सन का किरदार निभाया है। माइल्स टेलर ने जॉन ब्रांका की भूमिका निभाई है, जो एक मनोरंजन वकील और प्रबंधक हैं। लॉरा हैरियर ने सुजैन डी पासे की भूमिका निभाई है, जो मोटाउन में बैरी गोर्डी की रचनात्मक सहायक थीं। कीलिन ड्यूरेल जोन्स ने माइकल के अंगरक्षक बिल ब्रे की भूमिका निभाई है। जमाल आर हेंडरसन ने माइकल के बड़े भाई जर्मेन जैक्सन का किरदार निभाया है। युवा जर्मेन के रूप में जेडन हार्विल ट्रे हॉर्टन ने मार्लन जैक्सन की भूमिका निभाई है, जो माइकल का बड़ा भाई है। जेलियन लिंडन हंटर युवा मार्लन के रूप में। रियान हिल ने माइकल के बड़े भाई टीटो जैक्सन का किरदार निभाया है। युवा टीटो के रूप में जूडा एडवर्ड्स। जोसेफ डेविड जोन्स ने माइकल के बड़े भाई जैकी जैक्सन का किरदार निभाया है। नथानियल लोगन मैकिंटायर युवा जैकी के रूप में। जेसिका सुला ने माइकल की बड़ी बहन ला टोया जैक्सन का किरदार निभाया है। केंड्रिक सैम्पसन ने क्विंसी जोन्स की भूमिका निभाई है, जो माइकल के 3 सफल एकल एल्बमों के सह निर्माता थे। लॉरेंस टेट ने बैरी गोर्डी की भूमिका निभाई है, जो संगीत निर्माता और मोटाउन के अध्यक्ष हैं। लिव सिमोन ने ग्लैडिस नाइट की भूमिका निभाई। केविन शिनिक डिक क्लार्क के रूप में। माइक मायर्स ने सीबीएस रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष वॉल्टर येटनिकॉफ की भूमिका निभाई है। डियॉन कोल ने डॉन किंग की भूमिका निभाई है, जो एक बॉक्सिंग प्रमोटर है। उत्पादन, विकास और कास्टिंग। नवंबर 2019 में डेडलाइन हॉलीवुड ने रिपोर्ट किया कि अंग्रेजी निर्माता ग्राहम किंग ने पॉप गायक माइकल जैक्सन पर एक फिल्म बनाने के अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिसके पटकथा लेखक जॉन लोगन होंगे। फरवरी 2022 में फिल्म की घोषणा की गई और लायंस गेट फिल्म्स को वैश्विक वितरण अधिकार दिए गए। अक्टूबर 2023 में लायंस गेट ने घोषणा की कि यूनिवर्सल पिक्चर्स इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वितरण का काम संभालेगी। जुलाई 2024 में डेडलाइन ने रिपोर्ट किया कि कीनो फिल्म्स ने लायंस गेट और जीके फिल्म्स के साथ जापान में फिल्म के वितरण के लिए एक समझौते पर सहमति जताई है। माइकल पर बनी आखिरी थिएटर फिल्म माइकल जैक्सन की दिस इज इट 2009 का वितरण कोलंबिया पिक्चर्स ने किया था, जो माइकल के रिकॉर्ड लेबल सोनी म्यूजिक की सहयोगी कंपनी थी। हालांकि वे इस फिल्म से जुड़े नहीं हैं। किंग ने कहा कि उन्होंने फिल्म की तैयारी में जैक्सन को जानने वाले सैकड़ों लोगों का साक्षात्कार लिया था। जनवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि एंटोनी फुकुआ निर्देशक होंगे। उसी महीने कास्टिंग शुरू हुई। कास्टिंग डायरेक्टर किम्बरली हार्डिन के नेतृत्व में और माइकल के भतीजे जाफर को माइकल की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। माइकल की मां और जाफर की दादी कैथरीन जैक्सन ने कास्टिंग को मंजूरी देते हुए कहा कि वो उनके बेटे का प्रतिबिंब हैं। जाफर ने कहा कि 2 साल की कास्टिंग प्रक्रिया के बाद चुने जाने पर वो विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जनवरी 2024 में नवागंतुक जूलियानो क्रूवॉल्डी को युवा माइकल के रूप में चुना गया, कोलमैन डोमिंगो को जो जैक्सन के रूप में और निया लॉन्ग को कैथरीन जैक्सन के रूप में चुना गया। फरवरी में माइल्स टेलर को जॉन ब्रांका की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। जैक्सन 5 के बाकी कलाकारों की घोषणा उसी महीने बाद में की गई, जिसमें लॉरा हैरियर, कैट ग्राहम, लॉरेंस टेट, जेसिका सुला, लिव सिमोन,
केविन शिनिक, कैलिलिन ड्यूरेल जोन्स और केंड्रिक सैम्पसन को सुजैन डी पासे, डायना रॉस, बैरी गोर्डी, लाटोया जैक्सन, ग्लैडिस नाइट, डिक क्लार्क, बिल ब्रे और क्विंसी जोन्स के रूप में चुना गया। अप्रैल 2024 में डेरेक ल्यूक जॉनी कॉचरन के रूप में शामिल हुए। ग्राहम द्वारा रॉस की भूमिका को कानूनी कारणों से हटा दिया गया। जैक्सन के बेटे प्रिंस एक कार्यकारी निर्माता थे। जैक्सन की बेटी पेरिस जैक्सन ने माइकल जैक्सन की संपत्ति के निष्पादकों जॉन ब्रांका और जॉन मैकलेन के खिलाफ कानूनी याचिका दायर करके टेलर की कास्टिंग की आलोचना की, क्योंकि इससे संपत्ति के एक हिस्से को जोखिम में डाला गया था। उन्होंने ब्रांका पर खुद को माइकल जैक्सन की कहानी का केंद्र मानने और इस तरह की महंगी कास्टिंग के माध्यम से खुद को समृद्ध और बड़ा बनाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। लिखना स्क्रिप्ट के पहले के संस्करणों में जैक्सन के खिलाफ बाल यौन शोषण के आरोपों को शामिल किया गया था, जिसमें किंग ने कहा था कि वो मानवीयता को उजागर करना चाहते थे, लेकिन उसे शुद्ध नहीं करना चाहते थे और सबसे सम्मोहक, निष्पक्ष कहानी प्रस्तुत करना चाहते थे। डोमिंगो ने कहा कि माइकल अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि एक कलाकार का गहन विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे कि किस चीज ने कलाकार को वो बनाया जो वो है, क्या चीज उसे जटिल बनाती है, ताकि आप अपने स्वयं के उत्तर लेकर जा सकें। वैरायटी के अनुसार स्क्रिप्ट के एक संस्करण की शुरुआत 1993 में पहले आरोपों के बाद बीच से होती है, जिसमें जैक्सन नेवरलैंड रेंच स्थित अपने घर पर पुलिस के आने पर अपनी परछाई को घूर रहे होते हैं। तीसरे भाग में जैक्सन के जीवन पर आरोपों के प्रभाव को दर्शाया गया है। 2019 की डॉक्यूमेंट्री लीविंग नेवरलैंड के निर्देशक डैन रीड, जो जैक्सन के खिलाफ बाद के आरोपों का दस्तावेजीकरण करती है, ने लीक हुई स्क्रिप्ट पढ़ी और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि संपत्ति को बाल यौन शोषण के आरोपों को सीधे संबोधित करने का आत्मविश्वास कैसे आया। उन्होंने कहा कि इसमें पूरी तरह से विकृतियां थीं। हालांकि जैक्सन के एक आरोपकर्ता जॉर्डन चैंडलर के साथ हुए समझौते में एक शर्त मिलने के बाद आरोपों के सभी संदर्भ हटा दिए गए, जिसमें फिल्म में चैंडलर का कोई भी उल्लेख प्रतिबंधित था। लोगान के घर को पैलिसेड्स आग में नुकसान पहुंचने के बाद स्क्रिप्ट में बदलाव में देरी हुई। अंतिम स्क्रिप्ट जैक्सन के बैड टूर शुरू करने के साथ समाप्त होती है, इससे पहले कि पहले आरोप सामने आए। डोमिंगो ने कहा कि ये जैक्सन के उदय और शिखर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए था। लॉन्ग ने कहा कि इसने जैक्सन की शुरुआती यात्रा और उपलब्धियों को उजागर किया, जबकि उनके जीवन के शेष भाग को संभावित सीक्वल के लिए छोड़ दिया। फुकुआ ने आरोपों के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए कहा, कभी-कभी लोग कुछ पैसों के लिए कुछ घिनौनी हरकतें करते हैं। पेरिस जैक्सन का फिल्म से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने शुरुआती स्क्रिप्ट को मीठा-मीठा बताया। साथ ही कहा कि हॉलीवुड की बायोपिक्स अक्सर कहानियों को गढ़ती हैं और उनमें गलतियां होती हैं। इसके जवाब में डोमिंगो ने उम्मीद जताई कि फिल्म उनके पिता को सम्मान देगी। माइकल की बहनों में से एक जेनेट जैक्सन फिल्म में नजर नहीं आती। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 2023 के मध्य में शुरू होने वाली थी और कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में 80 दिनों तक चलने वाली थी। कैलिफोर्निया फिल्म आयोग के अनुसार क्रू के वेतन और विक्रेताओं पर $120 मिलियन खर्च होने का अनुमान था। 2023 सैग एफ्ट्रा हड़ताल के कारण सितंबर 2023 में फिल्मांकन में देरी हुई। फिल्मांकन 22 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 30 मई 2024 को समाप्त हुआ। डियॉन बीबे छायाकार थे, बारबरा लिंग प्रोडक्शन डिजाइनर और मार्सी रॉजर्स कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं। दुर्व्यवहार के आरोपों के संदर्भों को हटाने के लिए पटकथा को फिर से लिखे जाने के बाद जून 2025 में 22 दिनों तक चलने वाले पुनः शूट हुए। लायंसगेट ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि फिल्म अव्यवस्था में थी। पुनः शूट के बाद बजट कथित तौर पर बढ़कर $200 मिलियन हो गया, जिसमें नए दृश्यों को जोड़ने और एक नया अंत जोड़ने पर लगभग $50 मिलियन का खर्च आया। हालांकि वैरायटी ने बताया कि पुनः शूट से बजट में केवल 10-15 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई, जिसका वित्त पोषण जैक्सन एस्टेट द्वारा किया गया था। फरवरी 2025 में अपनी वार्षिक आय घोषणा में लायंसगेट ने कहा कि निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अप्रैल 2025 में ये बताया गया कि माइकल को इसके 4 घंटे के रन टाइम के कारण 2 फिल्मों में विभाजित किया जा सकता है।
अगले महीने इसे 3.5 घंटे के रन टाइम के साथ 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दृश्य प्रभाव सिनेसाइट, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, फोल्क्स, रोडियो एफेक्ट्स, राइजिंग सन पिक्चर्स और लोला विजुअल इफेक्ट्स द्वारा प्रदान किए गए थे। लुई मॉरिन दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक थे। जॉन ओटमैन और हैरी यून ने फिल्म का संपादन किया। जनवरी 2026 में अंतिम लेखन क्रेडिट का खुलासा किया गया। जॉन लोगन को एकमात्र लेखन क्रेडिट मिला, जबकि अतिरिक्त ऑफ स्क्रीन साहित्यिक सामग्री केनिया बैरिस और पीटर साजी को दी गई। संगीत मुख्य लेख माइकल साउंडट्रैक में 13 गाने हैं, जिनमें जैक्सन 5 के गाने और जैक्सन के एल्बम ऑफ द वॉल 1969, थ्रिलर 1982 और बैड 1987 के गाने शामिल हैं। लियोर रॉसनर ने स्कोर तैयार किया। मुक्त करना माइकल का प्रीमियर बर्लिन में 10 अप्रैल 2026 को हुआ और ये अमेरिका में 24 अप्रैल 2026 को आईमैक्स में रिलीज हुई। इसका वितरण अमेरिका में लायंसगेट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में यूनिवर्सल, जापान में कीनो फिल्म्स और रूस में वोल्गा फिल्म द्वारा किया जाएगा। इसे पहले 18 अप्रैल 2025 और 3 अक्टूबर 2025 के लिए निर्धारित किया गया था। 10 अप्रैल 2024 को सिनेमा कॉन में थिएटर मालिकों को इसकी पहली झलक दिखाई गई, जिसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। नवंबर में लायंसगेट के अध्यक्ष एडम फोगेलसन ने कहा कि लायंसगेट अभी दूसरी फिल्म की योजनाओं की पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित कर रहा है कि पहली फिल्म रिलीज होने के तुरंत बाद हम माइकल की और फिल्में रिलीज करने की स्थिति में हों। वैरायटी ने बताया कि मूल 3.5 घंटे के कट से 30% सामग्री को भविष्य की संभावित फिल्म में पुनः उपयोग किया जा सकता है। विपणन लायंसगेट ने 6 नवंबर 2025 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया। इसमें जैक्सन के गानों का मैशअप है, जिनमें वाना बी स्टार्टिंग समथिंग, बीट इट, ह्यूमन नेचर, डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ और बिली जीन शामिल हैं। इसे पहले 6 घंटों में 30 मिलियन बार और 24 घंटों में 116.2 मिलियन बार देखा गया, जो किसी भी अन्य लायंसगेट फिल्म के पहले 24 घंटों से अधिक है और इतिहास में किसी भी संगीतमय बायोपिक या कॉन्सर्ट फिल्म के ट्रेलर से अधिक है। इसने टेलर स्विफ्ट द एराज टूर 2023 को 96.1 मिलियन व्यूज के साथ पीछे छोड़ दिया। स्वागत। बॉक्स ऑफिस 21 अप्रैल 2026 तक माइकल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $13 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $18 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई $31 मिलियन हो गई है। 2 अप्रैल 2026 को रिलीज से 3 सप्ताह पहले डेडलाइन हॉलीवुड ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में शुरुआती सप्ताहांत में $60 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया, जो एक संगीतमय जीवनी फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड था, और ये 2015 में स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटेंट की $60 मिलियन की ओपनिंग को पीछे छोड़ देगा। प्रीमियर के बाद आलोचकों की मिली प्रतिक्रिया के बावजूद अनुमानों को संशोधित किया गया और 3,900 स्क्रीन से $60-70 मिलियन और विदेशी बाजारों से अतिरिक्त $75-80 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। 23 अप्रैल को ये बताया गया कि माइकल ने अंतर्राष्ट्रीय वितरण बॉक्स ऑफिस पर पहले ही $18.5 मिलियन कमा लिए थे, जिससे कई क्षेत्रों में एक संगीतमय जीवनी फिल्म के लिए पहले दिन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बन गए। उत्तरी अमेरिका में पूर्वावलोकन स्क्रीनिंग के दौरान इसने $12.6 मिलियन की कमाई की। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 169 आलोचकों की समीक्षाओं में से 40% सकारात्मक हैं। वेबसाइट का निष्कर्ष है, हालांकि जाफर जैक्सन के शानदार नृत्य ने पॉप के बादशाह को जीवंत कर दिया है, ये संगीतमय जीवनी फिल्म ज्यादातर एक ग्रेटेस्ट हिट्स एल्बम की तरह लगती है, जिसमें लाइनर नोट्स शामिल करने से आइकन के बारे में वास्तविक जानकारी मिल सकती थी। मेटाक्रिटिक, जो भारत औसत का उपयोग करता है, ने 45 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 38 अंक दिए, जो आम तौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। डेडलाइन ने लिखा, आप इसे देखने के बाद नाचने पर मजबूर हो जाएंगे और इसमें क्या बुराई है। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा, अगर आप कला को कलाकार से अलग करने को तैयार नहीं हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन संगीत के आजीवन प्रशंसकों के लिए जो संगीत को संजोते हैं, ये फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी।
वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने इसे आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी, संतुलित जीवनी कहा। उन्होंने जाफर जैक्सन के अभिनय की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उन्होंने माइकल के रूप, आवाज, इलेक्ट्रोस्टैटिक मूव्स और उस कोमलता और दृढ़ता के मिश्रण को बखूबी निभाया है जिसने माइकल को वो बनाया जो वो थे। बीबीसी न्यूज के लिए लिखते हुए निकोलस बार्बर ने माइकल को 5 में से 1 अंक दिया और इसे एक नीरस और मुश्किल से सक्षम दिन के समय की टीवी फिल्म कहा। RogerEbert.com के रॉबर्ट डैनियल ने माइकल को 4 में से 1 अंक देते हुए लिखा, फुकुआ के पास इस एस्टेट द्वारा अनुमोदित किंग ऑफ पॉप बायोपिक के लिए चलती फिरती तस्वीरें और ध्वनि बनाने के लिए कुछ कैमरे और माइक्रोफोन मौजूद हो सकते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, माइकल एक फिल्म नहीं है, ये एक फिल्माई गई प्लेलिस्ट है जो एक कहानी की तलाश में है। एम्पायर के जॉन न्यूगेंट ने माइकल को 5 में से 2 अंक देते हुए इसे कलात्मक दृष्टिकोण के बिना एक दिखावटी श्रद्धांजलि बताया। द गार्जियन में पीटर ब्रैडशॉ ने इसे 5 में से 2 अंक देते हुए लिखा, जाफर ने माइकल की मंच पर नृत्य और गायन शैली को शानदार, सहज प्रतिभा के साथ प्रस्तुत किया है और फिल्म स्वाभाविक रूप से आपको बेहतरीन गानों से मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन यह निराशाजनक रूप से उथली, निष्क्रिय फिल्म है, एक तरह का क्रूज शिप मनोरंजन, जो ये दिखाने में असमर्थ है कि माइकल दुर्व्यवहार का शिकार था, अपने पिता द्वारा प्रताड़ित किया गया था और उसका बचपन छीन लिया गया था। कई आलोचकों ने जैक्सन द्वारा लगाए गए बाल यौन शोषण के आरोपों का उल्लेख न किए जाने पर ध्यान दिया। द टेलीग्राफ के आलोचक रॉबी कॉलिन ने कहा कि माइकल ने सामने दिख रही बड़ी समस्या को नजरअंदाज कर दिया और जैक्सन की जीवनी के लिए उनके जीवन के बाद के दौर में व्याप्त आरोपों, विवादों और दुख को अनदेखा करना विश्वसनीय नहीं है। इंडीवायर की आलोचक केट एरब्लैंड ने लिखा कि आरोपों को हटाकर अंतिम फिल्म से लगभग सारी मानवता, अच्छी और बुरी, छीन ली गई है। इसे चमकीली, साफ सुथरी और आश्चर्यजनक रूप से नीरस बताया। जॉन ग्रेगरी ब्रांका, जन्म 11 दिसंबर 1950, एक अमेरिकी मनोरंजन वकील और प्रबंधक हैं जो रॉक एंड रोल कलाकारों का प्रतिनिधित्व करने में विशेषज्ञता रखते हैं। वो माइकल जैक्सन की संपत्ति के सह कार्यकारी और द माइकल जैक्सन कंपनी के अध्यक्ष हैं। ब्रांका ने 30 से अधिक रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें द रोलिंग स्टोन्स, एरोस्मिथ, बी गीज और द डोर्स शामिल हैं। ब्रांका का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्सविले में हुआ था। उनकी माता बारबरा मे थेरेसा वर्ले 1928-2013 एक मनोरंजनकर्ता और नर्तकी थीं, जिन्होंने एड सुलिवन शो के साथ साथ एल्विस प्रेस्ली की कई फिल्मों में भी काम किया था। उनके पिता जॉन राल्फ ब्रांका 1924-2010 वायुसेना के पूर्व सैनिक, हाई स्कूल शिक्षक और बेसबॉल कोच थे, जिन्होंने माउंट वर्नोन शहर के मनोरंजन कार्यक्रमों में प्रशासनिक पदों पर भी कार्य किया था। 1983 में गवर्नर मारियो कुओमो द्वारा वरिष्ठ ब्रांका को न्यूयॉर्क राज्य एथलेटिक आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया था। 4 वर्ष की आयु में ब्रांका के माता पिता अलग हो गए। उनकी मां अपने करियर के लिए लॉस एंजलिस चली गईं और ब्रांका 11 वर्ष की आयु तक अपने पिता के साथ न्यूयॉर्क में रहे। ब्रांका मेजर लीग बेसबॉल खिलाड़ी राल्फ ब्रांका 1926-2016 के भतीजे हैं, जो ब्रुकलिन डॉजर्स के शुरुआती पिचर थे और 1947 विश्व श्रृंखला में खेले थे। राल्फ अपने साथी खिलाड़ी जैकी रॉबिन्सन के घनिष्ठ मित्र थे और रॉबिन्सन के जीवन पर आधारित फिल्म 42 में हैमिश लिंकलेटर द्वारा उनका किरदार निभाया गया है। अपने पिता के साथ न्यूयॉर्क में रहते हुए ब्रांका बेसबॉल के खेल में पूरी तरह डूबे हुए थे, लेकिन अपनी मां के साथ रहने के लिए लॉस एंजलिस जाने के बाद ब्रांका को गिटार से लगाव हो गया। 13 साल की उम्र तक ब्रांका ने एक रॉक बैंड द अदर हाफ शुरू कर दिया था और 16 साल की उम्र तक उनके बैंड पास्टरनक प्रोग्रेस को एक स्वतंत्र रिकॉर्ड डील मिल गई और वे कभी-कभी लॉस एंजलिस के हलबालू क्लब में द डोर्स के लिए ओपनिंग एक्ट करते थे। संगीतकार बनने पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रांका को अंततः बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया। उनकी मां के या तो नौकरी करो या कॉलेज जाओ के अल्टीमेटम ने ब्रांका को जीईडी प्राप्त करने और लॉस एंजलिस सिटी कॉलेज में संगीत विषय में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। अपने जूनियर वर्ष से पहले उन्होंने ऑक्सीडेंटल कॉलेज में स्थानांतरण कर लिया और राजनीति विज्ञान में डिग्री के साथ सम्मान के साथ स्नातक किया।
इसके बाद ब्रांका ने UCLA स्कूल ऑफ लॉ में दाखिला लिया, जहां उन्होंने एक लॉ रिव्यू के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया और 1975 में JD की डिग्री प्राप्त की। किंडल एंड एंडरसन फर्म में एस्टेट प्लानर के रूप में काम करते हुए ब्रांका को एल्टन जॉन की टाइम पत्रिका में छपी एक प्रोफाइल मिली, जिसमें मनोरंजन क्षेत्र के वकीलों का जिक्र था। ब्रांका को एहसास हुआ कि कानून का ये क्षेत्र ही उनकी असली पहचान है। ब्रांका के शुरुआती ग्राहकों में से एक प्रिसिला प्रेस्ली थीं। 2019 में उन्हें मार्क्विस हुज हू द्वारा विश्व का नंबर 1 संगीत वकील नामित किया गया था। करियर की मुख्य बातें। माइकल जैक्सन। मुख्य लेख। माइकल जैक्सन की मृत्यु। जॉन ब्रांका को माइकल जैक्सन ने अपने वकील के रूप में नियुक्त किया था, उस दौरान जब फ्रैंक डिलेओ जैक्सन के प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। ब्रांका ने 1985 में जैक्सन को $47,500,000 में ATV म्यूजिक पब्लिशिंग खरीदने में मदद की, जिसके पास द बीटल्स और लिटिल रिचर्ड के गानों के कॉपीराइट थे। कुछ ही वर्षों में कैटलॉग का मूल्य $400 मिलियन से अधिक हो गया। 1990 में जैक्सन ने CBS रिकॉर्ड्स के CEO और सोनी कॉर्प के सलाहकार वॉल्टर येटनिकॉफ से कथित निकटता के कारण ब्रांका की सेवाएं समाप्त कर दीं। जैक्सन ने रोलिंग स्टोन्स और एरोस्मिथ जैसे अन्य कलाकारों के ब्रांका के प्रतिनिधित्व पर भी चिंता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त ब्रांका ने बीटल्स कैटलॉग में 5% हिस्सेदारी का अनुरोध किया। 3 साल बाद जैक्सन ने अपने ATV कैटलॉग को सोनी के साथ विलय करने के बारे में ब्रांका से सलाह ली, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रांका ATV कैटलॉग के 5% हिस्से के बदले में जैक्सन की टीम में फिर से शामिल हो गए। 1995 में ब्रांका ने सोनी के संगीत प्रकाशन कार्यों और ATV के विलय का प्रस्ताव रखा, जिसके परिणाम स्वरूप जैक्सन एक बड़ी कंपनी के महत्वपूर्ण मालिक बन गए और सोनी से $150 मिलियन प्राप्त किए। ब्रांका को इसका 5% यानी $7.5 मिलियन प्राप्त हुए। 2003 में जैक्सन ने ब्रांका को एक निजी जांच के आधार पर निकाल दिया, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि जैक्सन से सोनी म्यूजिक के CEO टॉमी मोटोला और ब्रांका के माध्यम से कैरिबियन में ऑफशोर खातों में धन का प्रवाह हो रहा था। 2006 में जैक्सन और ब्रांका के संबंध और बिगड़ गए, जिसके कारण ब्रांका ने जैक्सन और सोनी के बीच ब्रांका की 5% हिस्सेदारी को लेकर हुए विवादों के चलते इस्तीफा दे दिया, जिससे माइकल की वित्तीय स्थिति जटिल हो गई। समझौते के हिस्से के रूप में ब्रांका ने अपनी हिस्सेदारी एक बड़ी राशि में वापस बेच दी। मार्च 2009 की शुरुआत में दिस इज इट के लिए जैक्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रांका ने रैंडी फिलिप्स से संपर्क किया और जैक्सन की टीम में फिर से शामिल होने में रुचि व्यक्त की। रैंडी फिलिप्स के अनुरोध पर जैक्सन के प्रबंधक फ्रैंक डिलेओ ने ब्रांका और जैक्सन के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया। गायक की मृत्यु से 8 दिन पहले 17 जून 2009 को जैक्सन द्वारा ब्रांका को फिर से काम पर रखा गया था। माइकल जैक्सन के वसीयतनामा मामले में ब्रांका ने जैक्सन की अंतिम वसीयत प्रस्तुत की, जिसमें ब्रांका को वसीयत का निष्पादक नामित किया गया था। जैक्सन परिवार ने लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट में वसीयत के लिए पूर्वव्यापी कार्रवाई दायर की, इस आरोप के आधार पर कि जैक्सन की मृत्यु बिना वसीयत के हुई थी। ब्रांका ने 1 जुलाई 2009 को लॉस एंजलिस में वसीयत दाखिल की और उन्हें सह निष्पादक नियुक्त किया गया। माइकल की वसीयत के निष्पादक के रूप में ब्रांका और जॉन मैक्लेन की नियुक्ति का शुरू में विरोध करने के बाद उनकी मां कैथरीन ने 10 नवंबर 2009 को अपनी आपत्तियां वापस ले ली। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार उनके वकील एडम स्ट्रीसैंड ने कहा, श्रीमती जैक्सन को लगा कि अब कानूनी लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है और उनके कदम माइकल के बच्चों के सर्वोत्तम हित में थे। दिसंबर 2010 में प्रकाशित एक साक्षात्कार में लॉस एंजलिस टाइम्स ने उनके हवाले से कहा कि ब्रांका और मैक्लेन संपत्ति का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 2009 में ब्रांका ने रॉजर्स एंड हैमरस्टीन संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए वॉल स्ट्रीट निवेश बैंकिंग हाउसों को पछाड़ दिया और वॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य लोगों की भविष्यवाणियों के बावजूद कि कैटलॉग $150 मिलियन से अधिक नहीं मिलेगा, उनकी कैटलॉग को $200 मिलियन से अधिक में बेच दिया। उन्होंने सोनी कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुए
EMI म्यूजिक पब्लिशिंग के $2.2 बिलियन के अधिग्रहण और वर्जिन म्यूजिक कैटलॉग की बिक्री में EMI और सोनी ATV का भी प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा ब्रांका ने ईगल्स के डॉन हेनली जैसे गीतकारों को उनके गीतों के कॉपीराइट वापस पाने में मदद की या उन्हें खोई हुई रॉयल्टी हासिल करने में मदद की, जैसा कि उन्होंने क्रीडेंस क्लियर वाटर रिवाइवल के जॉन फॉगर्टी के साथ किया था। निजी जीवन। इस खंड में निम्नलिखित जानकारी जोड़ने की आवश्यकता है। ब्रांका की पहली पत्नी कौन थी और उन्होंने अपनी पहली 2 पत्नियों को कब तलाक दिया? आप इसमें छूटी हुई जानकारी जोड़कर मदद कर सकते हैं। मार्च 2026। ब्रांका की पहली शादी में माइकल जैक्सन बेस्ट मैन थे और लिटिल रिचर्ड ने पादरी की भूमिका निभाई थी। उनकी पहली शादी से एक बेटी और लिंडा ब्रांका के साथ दूसरी शादी से 2 बेटे हैं। 2019 में ब्रांका ने तीसरी बार मॉडल और अभिनेत्री जेना हर्ट से शादी की, लेकिन 2022 में उनका तलाक हो गया। सार्वजनिक सेवा। ब्रांका ने बडी अर्नोल्ड को म्यूजिशियंस असिस्टेंस प्रोग्राम बनाने में मदद की, जो बाद में म्यूजिक एयर्स के साथ विलय हो गया। म्यूजिक एयर्स संगीत उद्योग के उन सदस्यों को सहायता प्रदान करता है जिन्हें मादक पदार्थों और शराब की लत के इलाज के साथ साथ अन्य वित्तीय, चिकित्सा और व्यक्तिगत संकटों के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। वे वर्तमान में म्यूजिक एयर्स के मानद अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उनके समर्थन के लिए ग्रैमी फाउंडेशन ने उन्हें 2012 सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त वे ग्रैमी संग्रहालय के बोर्ड, ऑक्सीडेंटल कॉलेज के न्यासी बोर्ड और UCLA की पॉली पेविलियन नवीनीकरण अभियान समिति की कार्यकारी समिति में हैं। ब्रांका ऑक्सीडेंटल कॉलेज में बराक ओबामा स्कॉलर्स प्रोग्राम के सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। जैक्सन की संपत्ति के लिए अपने काम के माध्यम से ब्रांका मृतक को मानहानि से बचाने के मुखर समर्थक बन गए हैं। जून 2019 में UCLA लॉ स्कूल में सच कहा जाए आज की वृत्तचित्र फिल्में शीर्षक वाले एक पैनल में ब्रांका ने कहा, प्रथम संशोधन का उद्देश्य कथित तौर पर सच्चाई तक पहुंचना है, लेकिन अब जीवित न रहने वाले व्यक्ति के लिए मानहानि संरक्षण का अभाव इस संबंध में मददगार नहीं है। यदि कॉपीराइट संरक्षण जीवन भर के लिए और 75 वर्ष के लिए है, तो मानहानि के मुकदमे में जीवन भर के लिए और 20, 30 या यहां तक कि 40 वर्ष के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? ब्रांका लॉस एंजलिस सिटी कॉलेज के एक विशिष्ट पूर्व छात्र हैं। उन्होंने क्लब 42 की सहस्थापना भी की, जो जैकी रॉबिन्सन के सम्मान में एक एकीकृत युवा बेसबॉल लीग है, जो ब्रुकलिन डॉजर्स में ब्रांका के चाचा राल्फ के साथी खिलाड़ी और मित्र थे। ब्रांका जैकी रॉबिन्सन फाउंडेशन के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। 2020 में ब्रांका को UCLA में हर्ब एल्बर्ट स्कूल ऑफ म्यूजिक के डीन के लिए उद्घाटन सलाहकार बोर्ड में नामित किया गया था। 2024 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय ने 4400 वर्ग फुट के ब्रांका परिवार बेसबॉल प्रशिक्षण केंद्र का अनावरण किया, जिसका वित्त पोषण ब्रांका ने किया था। एक साक्षात्कार में ब्रांका ने कहा कि परिसर में स्थित ये सुविधा उनके चाचा राल्फ, जो स्कूल के एथलेटिक हॉल ऑफ फेम के सदस्य थे, और उनके पिता, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद GI बिल पर NYU में पढ़ाई की थी, को श्रद्धांजलि है। इस सुविधा के निर्माण से पहले ब्रांका के बेटे डायलन सहित NYU के खिलाड़ियों को, जो टीम के पिचर में से एक थे, अभ्यास के लिए ब्रुकलिन या स्टेटन द्वीप तक जाना पड़ता था। जाफर जेरेमिया जैक्सन, जन्म 25 जुलाई 1996, एक अमेरिकी गायक, गीतकार और अभिनेता हैं। वे जर्मेन जैक्सन के बेटे और माइकल जैक्सन के भतीजे हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म माइकल जैक्सन की जीवनी पर आधारित फिल्म माइकल 2026 में अपने चाचा माइकल जैक्सन का किरदार निभाया। उन्होंने अपना पहला एकल गीत गॉट मी सिंगिंग 2019 में रिलीज किया। प्रारंभिक जीवन। जाफर जेरेमिया जैक्सन का जन्म 25 जुलाई 1996 को लॉस एंजलिस में हुआ था। वे जैक्सन परिवार के जर्मेन जैक्सन और कोलंबिया में जन्मी एलेजांद्रा जेनेवीव ओजियाजा के बेटे हैं। ओजियाजा पहले रैंडी जैक्सन के साथ रिलेशनशिप में थीं। उनके माता पिता दोनों से उनके 11 भाई बहन हैं, 9 भाई और 2 बहनें। आजीविका। 2015 में जैक्सन अपने परिवार के रियलिटी शो लिविंग विद द जैक्सन्स की शूटिंग में मुख्य कलाकार थे। उन्होंने सैम कुक और मार्विन गेय के गाने गाए हैं और 2019 में अपना पहला सिंगल गॉट मी सिंगिंग रिलीज किया।
वो जैक्सन से संबंधित परियोजनाओं में भी दिखाई दिए, जिनमें द जैक्सन्स नेक्स्ट जनरेशन और टीटो जैक्सन के 2021 के सिंगल लव वन अनदर का संगीत वीडियो शामिल है। एम्पायर के अनुसार उन्होंने एक प्रतिभाशाली गायक और नर्तक के रूप में सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाई। 2 साल की कास्टिंग प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2023 में ये पुष्टि हुई कि जैक्सन को आगामी बायोपिक माइकल में उनके चाचा माइकल जैक्सन की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। इस फिल्म का निर्देशन एंटोनी फुकुआ ने किया है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में लायंसगेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है। माइकल की मां और जैक्सन की दादी कैथरीन जैक्सन ने इस कास्टिंग पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वो उनके बेटे का प्रतिबिंब हैं। जैक्सन ने अपने निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि इस भूमिका के लिए चुने जाने पर वो विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग 27 नवंबर 2023 को लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में शुरू हुई। इसके तुरंत बाद जैक्सन के सेट पर फुटेज ऑनलाइन सामने आए। हालांकि अप्रैल 2026 में रिलीज होने पर फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली, लेकिन जैक्सन के अभिनय की आलोचकों ने सराहना की। निजी जीवन। जैक्सन का एक छोटा भाई है, जर्मेजेस्टी जर्मेन जैक्सन। साथ ही उनके माता-पिता के पिछले रिश्तों से कई सौतेले भाई-बहन भी हैं। उनके सौतेले भाइयों में से एक जर्मेन लाजॉन जे जैक्सन जूनियर 1977 ने 1992 की मिनी सीरीज द जैक्सन्स एन अमेरिकन ड्रीम में उनके पिता की भूमिका निभाई, जो जैक्सन परिवार के बारे में एक जीवनी परक फिल्म है। जैक्सन ने कहा है कि वो अपने संगीत परिवार के साथ-साथ कलाकारों फ्रैंक सिनात्रा और स्टीवी वंडर से भी प्रेरित हैं। 2010 की शुरुआत में जब वो 13 साल का था, तो जैक्सन के परिवार की जांच पुलिस और बाल संरक्षण अधिकारियों द्वारा एंसिनो, लॉस एंजलिस में की गई, जब उसने ऑनलाइन एक स्टन गन खरीदी थी। जैक्सन 2016 से मैडी सिम्पसन के साथ रिश्ते में हैं और दोनों की सगाई हो चुकी। निया तालिता लॉन्ग नी वाई, जन्म 30 अक्टूबर 1970, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। अश्वेत सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाने वाली लॉन्ग को फिल्म बॉयज एंड द हुड 1991 में अभिनय करने और एनबीसी सिटकॉम द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर 1991-1955 में ब्यूला लीसा विल्क्स के किरदार के लिए प्रसिद्धि मिली। इसके बाद लॉन्ग फ्राइडे 1955, लव जोन्स 1997 और सोल फूड 1997 फिल्मों में दिखाई दी। लॉन्ग को फिल्मों द बेस्ट मैन 1999 और बिग ममाज हाउस 2000 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। टेलीविजन पर लॉन्ग ने क्राइम ड्रामा सीरीज थर्ड वॉच 2003-2005 में साशा मोनरो का किरदार निभाया और फॉक्स ड्रामा सीरीज एम्पायर 2017 और सीबीएस एक्शन सीरीज NCIS लॉस एंजलिस 2017-2018 में भी अभिनय किया है। लॉन्ग को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2 NAACP इमेज अवार्ड्स और एक ब्लैक रील अवार्ड शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। लॉन्ग का जन्म 30 अक्टूबर 1977 को ब्रुकलिन में तालिता लॉन्ग नी गिलमैन, एक शिक्षिका और प्रिंट मेकर, और डॉटरी लॉन्ग, एक हाई स्कूल शिक्षक और कवि के घर हुआ था। उनकी मां त्रिनिदाद मूल की हैं। लॉन्ग की एक बड़ी सौतेली बहन है जो अभिनेत्री और हास्य कलाकार हैं और सोमोर के नाम से जानी जाती हैं। जब लॉन्ग 2 साल की थीं, तब उनके माता-पिता का तलाक हो गया। लॉन्ग अपनी मां के साथ आयोवा सिटी चली गईं, जहां उन्होंने ललित कला का अध्ययन किया। जब लॉन्ग 7 साल की थीं, तब उनकी मां दक्षिण लॉस एंजलिस चली गईं, जहां उन्होंने शादी करने की योजना बनाई थी। डॉटरी और उनके मंगेतर ने शादी रद्द कर दी, लेकिन तालिता ने लॉस एंजलिस में ही रहने का फैसला किया। लॉन्ग के पिता ट्रेंटन, न्यू जर्सी में रहते थे। तीसरी कक्षा से छठी कक्षा तक उन्हें दक्षिण लॉस एंजलिस से प्लाया डेल रे के पासेओ डेल रे एलिमेंट्री स्कूल तक बस से ले जाया जाता था और उन्होंने इंग्लेवुड, कैलिफोर्निया में सेंट मैरी एकेडमी में पढ़ाई की। अपनी शैक्षणिक कक्षाओं के अलावा लॉन्ग ने बैले, टैप, जैज, जिम्नास्टिक, गिटार और अभिनय का अध्ययन किया। उन्होंने 1989 में लॉस एंजलिस के वेस्टचेस्टर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। लॉन्ग की एक्टिंग कोच बेट्टी ब्रिजेस थीं, जिन्हें डिफरेंट स्ट्रोक्स स्टार टॉड ब्रिजेस की मां के रूप में जाना जाता है। उनकी सबसे पहली भूमिका डिज्नी टेलीविजन फिल्म द ब्रैड पेट्रोल में शॉन एस्टिन,
टिम थॉमरसन और ब्रायन कीथ के साथ थी। टेलीविजन पर उनकी पहली उल्लेखनीय भूमिका सोप ओपेरा गाइडिंग लाइट में कैथरीन कैट स्पीक्स के रूप में 3 साल के अनुबंध वाली भूमिका थी। लॉन्ग ने 1991 से 1994 तक कैट का किरदार निभाया। लॉन्ग ने बॉयज एंड द हुड में ब्रैंडी की भूमिका भी निभाई। ये फिल्म लॉन्ग के लिए बहुत रोमांचक थी क्योंकि ये उनकी पहली असली फिल्मी भूमिका थी। इसने लॉन्ग को एक अभिनेत्री के रूप में अपना आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद की। उन्होंने आगे कहा, इस फिल्म ने मुझे दुनिया से इस तरह परिचित कराया कि मैं जैसी हूं वैसी ही रहूं और फिर भी सफलता पाऊं। मुझे किसी भी चीज के अनुरूप ढलने की जरूरत नहीं थी। 1994 से 1995 तक उन्होंने द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर में विल स्मिथ की प्रेमिका और मंगेतर बेउला लीसा विल्क्स की भूमिका निभाई। लीसा की भूमिका जाडा पिंकट स्मिथ को निभानी थी, लेकिन वो इस भूमिका के लिए बहुत छोटी थी, विल स्मिथ के विपरीत, इसलिए लॉन्ग को ये भूमिका निभानी पड़ी। इसके अलावा शो के दूसरे सीजन शी एंट हैवी में लॉन्ग ने क्वीन लतीफा के साथ स्मिथ की प्रेमिका क्लाउडिया की भूमिका निभाई। जेसिका बियांका सुला एक वेल्श अभिनेत्री हैं। टेलीविजन पर वो E4 श्रृंखला स्किन्स 2011-2012 की तीसरी पीढ़ी, एबीसी फैमिली श्रृंखला रिकवरी रोड 2015-2016, VH1 श्रृंखला स्क्रीम रेजरेक्शन 2019 और अमेज़न प्राइम श्रृंखला पैनिक 2021 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उनकी फिल्मों में स्प्लिट 2016 और मालम 2023 शामिल हैं। आजीविका सुला ने 2011 में टेलीविजन पर डेब्यू किया। E4 के किशोर ड्रामा स्किन्स की 5वीं और 6ठी सीरीज में ग्रेस ब्लड का किरदार निभाया। इसके बाद उन्हें कॉमेडी ड्रामा लव एंड मैरिज में सहायक भूमिका मिली, जिसका प्रसारण 2013 में ITV पर हुआ था। 2015 में सुला को फ्री फॉर्म ड्रामा रिकवरी रोड में मुख्य किरदार मैडी ग्राहम के रूप में कास्ट किया गया, जिसमें उनके साथ स्किन्स के सह कलाकार सेबेस्टियन डे सूजा भी थे। उनकी पहली बड़ी स्क्रीन पर मुख्य भूमिका हनी ट्रैप में थी, जो एक 15 वर्षीय लड़की की कहानी है जो अपने प्रेमी लड़के की हत्या की साजिश रचती है। 2017 में उन्होंने स्वतंत्र फीचर फिल्म बिग फोर्क की शूटिंग की, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार एमिली की भूमिका निभाई। सुला ने 2017 की सीमित श्रृंखला गॉडलेस में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। उसी वर्ष ये घोषणा की गई थी कि वो श्रृंखला स्क्रीम के तीसरे सीजन के लिए एक नियमित कलाकार होंगी, जिसमें वो हाई स्कूल चीयर लीडर ओलिविया लिव रेनॉल्ड्स की भूमिका निभाएंगी। ये सीजन 8 जुलाई 2019 को VH1 पर प्रसारित हुआ। निजी जीवन: सुला गिटार बजाती है और कराटे का अभ्यास करती है। लॉरा रूथ हैरियर, जन्म 28 मार्च 1990, एक अमेरिकी अभिनेत्री और मॉडल हैं। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में मॉडलिंग शुरू की जब एक लोकेशन स्काउट ने उन्हें देखा। वो 2007 में न्यूयॉर्क शहर चली गईं, जहां उन्होंने मॉडलिंग जारी रखी और IMG मॉडल्स और विल्हेल्मिना मॉडल्स जैसी एजेंसियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। उन्होंने कई मुख्यधारा की पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग की, अर्बन आउटफिटर्स, मैसेज और स्टीव मैडन के अभियानों में दिखाई दी और गार्नियर का चेहरा बनी। कई विज्ञापनों और छात्र फिल्मों में अभिनय करने के बाद हैरियर ने अभिनय करने का फैसला किया और विलियम एस्पर स्टूडियो में पढ़ाई की। उन्हें पहली बार 2013 में प्रसारित अमेरिकी सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव के एक सीजन के रीबूट में डेस्टिनी इवांस की भूमिका के लिए पहचान मिली। स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर पार्कर की प्रेमिका लिज एलन के रूप में हैरियर की भूमिका ने उन्हें 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। ब्लैकक्लैंसमैन 2018 में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता पेट्रीज टुमास की भूमिका निभाने के लिए उन्हें और अधिक पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें ब्लैक रील अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2019 में उन्होंने स्वतंत्र ड्रामा फिल्म बैलेंस नॉट सिमेट्री में एक कला छात्रा की भूमिका निभाई। 2020 में नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज हॉलीवुड में कैमिला वॉशिंगटन की भूमिका निभाने के लिए उन्हें और अधिक प्रसिद्धि मिली। हैरियर लुई विटेन की एम्बेसडर हैं और उन्होंने बुल्गारी, कैल्विन क्लेन और बॉस जैसे अन्य लग्जरी ब्रांडों के लिए मॉडलिंग भी की है। वो नागरिक अधिकारों और समानता से संबंधित मुद्दों पर मुखर हैं और जागरूकता बढ़ाने के लिए अक्सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: लॉरा रूथ हैरियर का जन्म 28 मार्च 1990 को
शिकागो इलिनॉइस में हुआ था और उनका पालन पोषण इवांस्टन इलिनॉइस में हुआ। उनके पिता तेमुजिन हैरियर अफ्रीकी अमेरिकी हैं और उनकी माता लिंडा नी सागन पोलिश और अंग्रेजी मूल की हैं। उनके पिता बीमा क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी माता एक वाक रोग विशेषज्ञ हैं। उनका एक छोटा भाई है विलियम। उनकी नानी मार्गरेट पिकट सागन के माध्यम से उनके परदादा जे वास्कॉम पिकट थे, जो एक प्रख्यात मंत्री, मिशनरी और परोपकारी थे। बचपन में उन्हें 3 साल की उम्र तक बोलने में कठिनाई थी, जिसका उनकी मां ने इलाज किया। हैरियर शर्मीली थीं, इसलिए उनकी मां ने उन्हें अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए अभिनय कक्षाओं में दाखिला दिलाया। उन्होंने इवांस्टन टाउनशिप हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने कुछ नाटक की कक्षाएं लीं और खेल-कूद में भाग लिया। हाई स्कूल में रहते हुए उन्हें फैशन में विशेष रुचि हो गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पोशाक पहनने वाली चुना गया। अपनी मां की एक दोस्त, जो एक लोकेशन स्काउट थी, द्वारा खोजे जाने के बाद उन्होंने 17 वर्ष की आयु में मॉडलिंग शुरू की। 2008 में हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद हैरियर न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के गैलेटिन स्कूल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी में कला इतिहास का अध्ययन करने के लिए चली गईं। वहां पहुंचने पर हैरियर ने मॉडलिंग में अपना करियर जारी रखने के लिए नामांकन स्थगित करने का विकल्प चुना। अपने मॉडलिंग करियर के दौरान उन्हें आईएमजी मॉडल्स, विल्हेल्मिना मॉडल्स और एलीट मॉडल मैनेजमेंट सहित कई प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। हैरियर ने वोग, कॉस्मोपॉलिटन, एले और ग्लैमर जैसी पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अर्बन आउटफिटर्स, मैसेज, अमेरिकन ईगल, टारगेट, एल्डो, स्टीव मैडन और लॉरियल जैसी कंपनियों के साथ अभियानों के लिए मॉडलिंग की। वो कुछ समय के लिए गार्नियर का चेहरा थीं और उनके एक राष्ट्रीय विज्ञापन में दिखाई दीं। अंततः उन्हें मॉडलिंग में संतुष्टि नहीं मिली और विज्ञापनों और छात्र फिल्मों में अभिनय करने के बाद उन्होंने अभिनय को अपना पेशा बनाया। हैरियर ने विलियम एस्पर स्टूडियो के 2 वर्षीय कार्यक्रम में अभिनय का अध्ययन किया और 2015 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने सोचा कि वो अजीब ऑफ ब्रॉडवे थिएटर करेंगी। आजीविका 2013-2017, अभिनय की शुरुआत और सफलता। विलियम एस्पर स्टूडियो में पढ़ाई के दौरान उनका पहला अभिनय का काम अमेरिकी सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव 2013 के वेब सीरीज रीबूट के एकमात्र सीजन में डेस्टिनी इवांस की मुख्य भूमिका थी। ये भूमिका मूल रूप से अभिनेत्री शैनल एडमंड्स द्वारा निभाई गई थी, जिन्हें रीबूट में इसे दोहराने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। हैरियर ने ऑडिशन के बाद ये भूमिका संभाली। सोप ओपेरा नेटवर्क के एरॉल लुइस ने लिखा कि हैरियर ने अपने किरदार के जीवन को बखूबी अपनाया है और उनके ऑन स्क्रीन प्रेमी के बीच केमिस्ट्री तुरंत ही नजर आती है, जो आपको और अधिक देखने की इच्छा जगाती है। अभिनेत्री लॉरा हैरियर 2015 सैन डिएगो कॉमिक कॉन इंटरनेशनल में भाग ले रही हैं। 2016 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में स्पाइडरमैन होमकमिंग का प्रचार करते हुए हैरियर ने अगली बार टेलीविजन श्रृंखला अनफॉरगेटेबल 2014 में एम्बर के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और द लास्ट 5 इयर्स 2014 में एक युवा महिला के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की, जिसका जेरेमी जॉर्डन के किरदार के साथ अफेयर होता है। उन्हें एएमसी पायलट गैलेंटाइन 2014 में एलिसिया डेबनाम कैरी के साथ कास्ट किया गया था, जिसे फिल्माया गया था लेकिन श्रृंखला के रूप में नहीं चुना गया। 2015 में वो फिल्म फोर्थ मैन आउट में दिखाई दी और विलियम एस्पर में अपने अंतिम वर्ष में उन्हें स्टीव मैक्वीन द्वारा निर्मित एचबीओ मिनी सीरीज पायलट कोड्स ऑफ कंडक्ट में कास्ट किया गया था। हैरियर इस पायलट को अपनी पहली असली नौकरी मानती हैं। पायलट को फिल्माया गया था लेकिन श्रृंखला रद्द कर दी गई और कभी प्रसारित नहीं हुई। हैरियर ने 2016 में लग्जरी फ्रेंच फैशन ब्रांड केन्जो के लिए कैरी ब्राउनस्टीन द्वारा निर्देशित एक अभियान फिल्म द रियलिस्ट रियल में रोवन ब्लैंचर्ड और महर्शला अली के साथ अभिनय किया। उन्होंने कैल्विन क्लेन और लुई विटेन सहित विभिन्न ब्रांडों के लिए मॉडलिंग भी की और बाद वाले और लग्जरी इतालवी आभूषण ब्रांड बुल्गारी के लिए राजदूत बनी। 2016 में उन्होंने स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017 में पीटर पार्कर की प्रेमिका लिज एलन की भूमिका भी बुक की। उन्होंने 2 ऑडिशन दिए और फिर 6 सप्ताह बाद भूमिका मिलने से पहले टॉम हॉलैंड के साथ एक स्क्रीन टेस्ट दिया। उनका किरदार उसी नाम के मार्वल कॉमिक्स चरित्र पर आधारित था।
और हैरियर को चरित्र का एक आधुनिक संस्करण बनाने की रचनात्मक स्वतंत्रता दी गई थी। स्पाइडरमैन होमकमिंग हैरियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, जो दुनिया भर में $880 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म ने हैरियर को और अधिक प्रसिद्धि दिलाई, जबकि उनके प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली। कुछ आलोचकों ने संकट में फंसी महिला की रूढ़िवादी छवि से बचने और पहली अश्वेत प्रेमिका के रूप में रूढ़ियों को तोड़ने के लिए उनकी प्रशंसा की, जबकि अन्य उनके चरित्र के विकास और कम स्क्रीन समय से निराश थे। एक नकारात्मक समीक्षा में मैरी क्लेयर की डाना श्वार्ट्स ने कहा, लिज हमेशा प्रतिक्रियावादी रहती है, वो कुछ नहीं करती। सचमुच किसी वस्तु से बदला जा सकता है और फिल्म में कोई बदलाव नहीं आएगा। INGE के जिम वेजवोडा ने कहा, हैरियर उम्मीदों के विपरीत बखूबी अभिनय करती हैं। फोर्ब्स के लिए मार्क ह्यूजेस ने लिखा कि हैरियर सुपर हीरो फिल्मों में आम रोमांटिक किरदारों से एक स्वागत योग्य बदलाव हैं और लिज को एक मिलनसार, सहानुभूतिपूर्ण आदर्श व्यक्तित्व के रूप में निभाती हैं। जून 2017 में ये घोषणा की गई थी कि हैरियर माइकल बी जॉर्डन के साथ HBO की 1953 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म फ़ारेनहाइट 451 में मिली मॉन्टाग की भूमिका निभाएंगी। हालांकि बाद में निर्देशक ने उनके दृश्यों को हटा दिया क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि ये किरदार कहानी के अनुरूप नहीं हैं और फिल्म की अवधि कम करना चाहते थे। 2018 वर्तमान ब्लैक क्लान्समैन और हॉलीवुड। 2018 कान फिल्म महोत्सव में लॉरा हैरियर का साइड प्रोफाइल। ब्लैक क्लान्समैन के लिए 2018 कांस फिल्म फेस्टिवल में हैरियर ने फिल्म ब्लैक क्लान्समैन 2018 में जॉन डेविड वॉशिंगटन, एडम ड्राइवर और टोफर ग्रेस के साथ नागरिक अधिकार कार्यकर्ता पेट्रीज डुमास की भूमिका निभाई। फिल्म का प्रीमियर मई 2018 में कान फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने ग्रैंड प्रिक्स जीता और अगस्त 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। निर्देशक स्पाइक ली ने एक अन्य प्रोजेक्ट के लिए हैरियर द्वारा दिए गए ऑडिशन टेप को देखने के बाद उन्हें चुना। भूमिका की तैयारी में हैरियर ने कार्यकर्ता कैथलीन क्लीवर और ब्लैक पावर आंदोलन में शामिल अन्य महिलाओं से मुलाकात की, एंजेला डेविस का अध्ययन किया और 1970 के दशक के दौरान कोलोराडो कॉलेज में ब्लैक स्टूडेंट यूनियन में शामिल लोगों से संपर्क किया। उन्होंने अपने पिता से भी बात की, जिन्होंने साउथ साइड में रहते हुए नस्लवाद का सामना किया और मिशिगन के अपने बोर्डिंग स्कूल में एकमात्र अश्वेत छात्र थे। उनके पूर्वज होलाम थे। हैरियर ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में ली की कई कक्षाओं में भी भाग लिया, जहां वे फिल्म प्रोफेसर हैं। अपने प्रदर्शन के लिए हैरियर को सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और उन्हें एक मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ब्लैक रील अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2019 में निर्देशक जेमी एडम्स ने हैरियर को अपनी फिल्म बैलेंस नॉट सिमेट्री में मुख्य भूमिका की पेशकश की। उन्होंने ये भूमिका स्वीकार कर ली क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर तात्कालिक था और फिल्म में उनकी सह कलाकार ब्रिया विनीट के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। वो ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट में कला की छात्रा कैटलिन वॉकर की भूमिका निभाती हैं, जो अपने पिता की हाल ही में हुई मृत्यु से जूझ रही है। फिल्म समीक्षकों द्वारा असफल रही। द गार्जियन की कैथ क्लार्क ने हैरियर के अभिनय को भावहीन बताया। उन्होंने रयान मर्फी द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज हॉलीवुड 2020 में कैमिला वॉशिंगटन की भूमिका निभाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में हॉलीवुड के स्वर्णिम युग के दौरान पूर्वाग्रह का सामना करने वाली एक उभरती हुई अश्वेत अभिनेत्री थीं। हैरियर ने मुख्य रूप से अपनी भूमिका के लिए अभिनेत्री डोरोथी डैंड्रिच से और कुछ हद तक गायिका और अभिनेत्री लीना हॉर्न से प्रेरणा ली। अकादमी पुरस्कार समारोह के दृश्य की तैयारी के लिए हैरियर ने 74वें अकादमी पुरस्कारों में हाले बेरी के स्वीकृति भाषण का अध्ययन किया। श्रृंखला और हैरियर के प्रदर्शन को मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं और कुछ आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की तुलना ब्लैक क्लान्समैन में उनके काम से की। एंटरटेनमेंट वीकली के डैरेन फ्रेनिच और क्रिस्टन बॉल्डविन ने सोचा कि वो ब्लैक क्लान्समैन में बहुत करिश्माई थीं, लेकिन टिप्पणी की यहाँ उस जोश का कोई संकेत नहीं है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डैनियल फियनबर्ग ने कहा कि वो किरदार के लिए उपयुक्त दिखती हैं, लेकिन उनका मानना था कि कैमिला का किरदार अधूरा था। आई अखबार के गैब्रियल टेट ने
उनकी दिल दहला देने वाली विश्वसनीय भूमिका की सकारात्मक समीक्षा की। जुलाई 2020 में हैरियर ने मूल टीना टर्नर गीत के क्यागो द्वारा रीमिक्स संस्करण व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट के संगीत वीडियो में ब्रेकअप से गुजर रही एक युवती की भूमिका निभाई। हैरियर को टॉम हैंक्स के साथ फिंच 2021 में कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म से उनकी भूमिका काट दी गई। उन्हें मेलिसा मैकार्थी के साथ द स्टारलिंग 2021 में भी कास्ट किया गया था। 2022 में हैरियर अमेरिकी मुक्केबाज माइक टाइसन के जीवन पर आधारित हुलू की जीवनी परक मिनी सीरीज माइक में दिखाई दी। उन्होंने अमेरिकी रैपर किड कूडी द्वारा इसी नाम के अपने एल्बम के दृश्य साथी के रूप में निर्मित नेटफ्लिक्स एनिमेटेड म्यूजिकल स्पेशल एंटर गैलेक्टिक को अपनी आवाज दी। मई 2022 में हैरियर को 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज के लिए रॉन शेल्टन की 1992 की फिल्म व्हाइट मैन कांट जंप के रीमेक में कास्ट किया गया था, जो 13 मई 2023 को रिलीज हुई थी। निजी जीवन। हैरियर 8 साल की उम्र से शाकाहारी हैं। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद हैरियर 2008 में न्यूयॉर्क शहर चली गईं और 2019 में लॉस एंजलिस में स्थानांतरित हो गईं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया। हैरियर कला और प्रदर्शनियों की संरक्षक भी हैं और कलाकृतियां एकत्र करती हैं जो उनके घर को सजाती हैं। हैरियर नागरिक अधिकारों की समर्थक हैं और अंतर संबंधी नारीवाद, ट्रांसजेंडर अधिकार, बंदूक नियंत्रण, लैंगिक समानता और अश्वेत लोगों और आमतौर पर रंगीन लोगों के प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों की वकालत करती हैं। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल अन्याय को उजागर करने के लिए करती हैं और उन्होंने प्लैन्ड पेरेंटहुड और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के लिए समर्थन व्यक्त किया है। वो टाइम अप आंदोलन के लिए हस्ताक्षर करने वाली मशहूर हस्तियों में से एक थी और उन्होंने इस उद्देश्य के समर्थन में $1000 का दान दिया। हैरियर 2018 से 2020 की शुरुआत तक अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी क्ले थॉम्पसन के साथ रिश्ते में थीं। वो 4 साल तक फ्रांसीसी क्रिएटिव कंसल्टेंट सैम जारो के साथ रिश्ते में थीं। उन्होंने सितंबर 2022 में सगाई की थी, लेकिन अप्रैल 2025 में उनका ब्रेकअप हो गया। बात कर ले इस मूवी के रिलीजिंग डेट के बारे में, तो 10 अप्रैल 2026 को इसे एक तरह से कुछ लिमिटेड लोगों के लिए रिलीज़ किया गया था और उसके बाद इसे 24 अप्रैल 2026 को एक तरह से रिलीज़ किया गया है। और इसी के साथ बात कर ले इसके जो बजट के बारे में, तो 165 से 200 मिलियन के बीच में इसका बजट है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। बाकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर ले तो 31 मिलियन का इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है, जो कि लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। बाकी मैंने इसकी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।